ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक 3 सबसे बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन तकरीबन 70,000 साल पहले, उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन तकरीबन 12,000 साल पहले, और फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट 500 साल पहले। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस ने बोलना कब शुरू किया था, सोचना समझना कब शुरू किया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमंस के मॉरल और एथिकल वैल्यूज ये सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुए। अगर आपने अभी तक सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज देख लें। वो आपको कुछ एडिशनल कॉन्टेक्स्ट देगा। और जैसे हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, आज के मॉडर्न ह्यूमंस को बोला जाता है होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस से पहले पिछले 70 लाख साल तक ह्यूमंस की फैमिली ट्री में जितने भी एंसेस्टर्स या फिर होमो के नाम से स्पीशीज रहे हैं, उन सभी के लिए कलेक्टिवली एक वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं होमिनिन्स। अब होमिनिन्स में सबसे पहले कॉग्निटिव एबिलिटीज देखी गई थी तकरीबन 25 लाख साल पहले। और ये वही टाइम था जब ह्यूमंस के जेनस होमो की सबसे पहली स्पीशीज भी देखी गई थी, होमो हैबिलिस के नाम से। ये वो टाइम था जब ह्यूमंस या फिर होमिनिन्स में स्पीच के पैटर्न्स तो देखे गए थे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अभी भी बहुत लिमिटेड थे। मतलब ये बाकी जानवरों की तरह साइन लैंग्वेज का यूज करते थे या फिर ग्रंटिंग करते थे। जैसे इंसेक्ट्स एक दूसरे को इशारा करते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे फूड अवेलेबल है। मंकीज और एप्स कुछ वोकल सिस्टम का यूज करते हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए कि बी केयरफुल, सामने शेर है। सो ह्यूमंस की एबिलिटी भी कुछ इसी तरह के साइंस और वोकल लैंग्वेज को यूज करने की ही थी। और उस टाइम की स्पीशीज यानी होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी मॉडर्न ह्यूमंस के कंपैरिजन में सिर्फ 1/3 थी। जैसे मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रेन मेजर करता है कुछ 1400 से 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के बीच में, होमो हैबिलिस का करता था ऑलमोस्ट 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पीच को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं ब्रोका एरिया। और ब्रोका एरिया की डेवलपमेंट के सबसे पहले साइन देखे गए थे होमो हैबिलिस में तकरीबन 20 लाख साल पहले। और होमो हैबिलिस के बाद जो एक बहुत प्रोमिनेंट स्पीशीज रही होमो इरेक्टस के नाम से, जो तकरीबन 18 लाख साल से 5 लाख साल के बीच में रही, उनमें फर्दर ब्रोका डेवलपमेंट के साइन देखे गए जो परहैप्स ये इंडिकेशन देते थे कि स्पीच ग्रेजुअली इवॉल्व होना शुरू हो गई थी। लेकिन सिर्फ पिछले 3 लाख साल पहले का वो टाइम था जब एक फुली आर्टिकुलेट स्पीच डेवलप होना शुरू हुई। और ये वो टाइम था जब निएंडरथल्स पिक्चर में आना शुरू हुए। स्पीच रेवोल्यूशन के ऊपर कई सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि निएंडरथल्स के टाइम पे स्पीच तो देखने को मिल गई थी, लेकिन उनके लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेशन स्किल्स अभी भी उतने एडवांस नहीं थे जितने आज के मॉडर्न ह्यूमंस के होते हैं। बोलने का मतलब यह है कि उनके स्पीच के स्किल्स कुछ उस लेवल के होंगे जैसे आजकल के मॉडर्न बच्चों के होते हैं। इसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और 1.5 लाख साल पहले एक ऐसा टाइम आता है जब होमो सेपियंस की अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई थी ईस्ट अफ्रीका में। ज्यादा रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से स्कॉलर्स ये स्पेकुलेट करते हैं कि तकरीबन 1 लाख साल पहले तक भी ऐसा टाइम था जब ह्यूमन ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर आज के ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट था। वो हमारे जैसे दिखते तो थे, उनका ब्रेन का साइज भी मोर और लेस हमारे ब्रेन के साइज जितना ही था, लेकिन अभी भी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे लर्निंग, रिमेंबरिंग, कम्युनिकेटिंग बहुत ही लिमिटेड थी। बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम के सेपियंस को इंग्लिश पढ़ाना या फिर रिलीजन के बारे में समझाना एक बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम जैसा होता, क्योंकि ना उन्हें हमारी बात समझ में आती और ना हमें उनकी बात समझ में आती। इसके बाद का फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था तकरीबन 70,000 साल पहले, जब होमो सेपियंस ने प्लेनेट के बाकी हिस्सों में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। 70,000 साल से 30,000 साल के बीच में ये वो टाइम था जब होमो सेपियंस ने अपने इंप्रूव्ड स्किल्स की वजह से बाकी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। मतलब बाकी स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी। इस टाइम तक होमो सेपियंस में काफी डेवलपमेंट हो चुका था और ये ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सेंसिटिव थे। 70,000 साल के बाद के पीरियड में ह्यूमंस ने कुछ स्पेशल चीजें करना शुरू कर दी थी। वैसे तो 18 लाख साल पहले भी एक टाइम आया था जब ह्यूमंस की कुछ स्पीशीज अफ्रीका के बाहर दिखना शुरू हुई थी, लेकिन 70,000 साल पहले का ये वो टाइम था जब होमो सेपियंस ने ज्यादा प्रोमिनेंटली यूरोप और ईस्ट एशिया में पहुंचना शुरू किया। तकरीबन 45,000 साल पहले होमो सेपियंस ने समहाउ ओपन सी क्रॉस किया और लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में। और ये वो टाइम था जब होमो सेपियंस ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को टच किया था। और यही टाइम था जब बोट्स का इन्वेंशन हुआ, ऑयल लैम्प्स का इन्वेंशन हुआ और आज की डेट में जिसे हम कला या आर्ट बोलते हैं उसकी शुरुआत भी इसी टाइम से हुई थी। 70,000 साल से 30,000 साल के बीच का पीरियड जब बाकी सारी स्पीशीज खत्म होना शुरू हो गई थी, होमो सेपियंस की इतनी सारी अकम्पलिशमेंट्स, स्पीच और कम्युनिकेट करने के नए नए तरीके
ये मार्क करता है ह्यूमन हिस्ट्री का कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह आती है कि ये मेंटल रेवोल्यूशन सिर्फ होमोसेपियंस का ही क्यों हुआ, बाकी स्पीशीज का क्यों नहीं हुआ। साइंटिस्ट के हिसाब से बिल्कुल एक्सीडेंटल था। जेनेटिक म्यूटेशंस ने होमोसेपियंस के ब्रेन की इनर वायरिंग को चेंज कर दिया था, जिसने उन्हें एनेबल किया कि वो बिल्कुल नए तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करें। और साइंटिस्ट के हिसाब से बिल्कुल चांस की बात थी कि ये सिर्फ होमोसेपियंस के साथ ही क्यों हुआ और बाकी स्पीशीज में क्यों नहीं हुआ। और साइंटिफिक टर्म्स में इसको बोला जाता है ट्री ऑफ नॉलेज म्यूटेशन। और ये तकरीबन 40,000 साल पहले का टाइम जब मॉडर्न ह्यूमंस ने एक नई लैंग्वेज डेवलप की, जिसे हम आज की डेट में भी देखते हैं। इस पीरियड को बोला जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का वो टाइम था जहां से एक नई दुनिया बनना शुरू हो गई थी, वो दुनिया जो हम आज के टाइम में देखते हैं। और ये रेवोल्यूशन जिसने होमोसेपियंस को बाकी एनिमल से बिल्कुल अलग करना शुरू कर दिया था, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था स्टाइल ऑफ स्पीच। यहीं से सेपियंस की नॉलेज की जर्नी शुरू होती है। और आप सोचिए कि ऐसा क्या डिफरेंट होगा इस स्टाइल ऑफ स्पीच में कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं और चांद पर भी पहुंच रहे हैं। अब ये वीडियो का फाइनल सेक्शन है, लेकिन आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब जैसे हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, ये कोई सबसे पहला कम्युनिकेशन नहीं था। जानवर इससे पहले भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही थे, कोई ना कोई साइन लैंग्वेज यूज करके या फिर कोई छोटा सा वोकल कम्युनिकेशन करके कि बी केयरफुल, सामने शेर है। लेकिन होमोसेपियंस के लिए रेवोल्यूशन इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से होमोसेपियंस ने कम्युनिकेट करना शुरू किया वो तरीका बिल्कुल अलग था। इसमें एक थ्योरी तो ये है कि बाकी जानवरों के कंपैरिजन में ह्यूमंस के पास एक एबिलिटी थी कि वो अलग अलग साउंड्स और सिग्नल्स को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना सकते थे, और इन सभी सेंटेंसेस का अपना अलग अलग मतलब होता था। डिफरेंस ये था कि ह्यूमंस के पास एक वर्ड से ज्यादा बोलने की और एक्सप्लेन करने की एबिलिटी थी। इनके पास एबिलिटी थी कि ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें अपने दिमाग में और एक दूसरे तक अपनी बात रख सकें कहानियां सुनाकर। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे मंकी सिर्फ एक सिंपल और क्विक कम्युनिकेशन करते थे कि बी केयरफुल, सामने शेर है, ह्यूमंस का कम्युनिकेट करने का तरीका था स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कि सामने शेर है, मैंने सुबह शेर को वहां पे देखा था, शेर इस रास्ते से जाएगा, शेर जंगल का राजा है, वगैरह वगैरह। इस पे एक थ्योरी ये भी है कि हमारी यूनिक लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई अपने बारे में बात करके, अपने आसपास की सिचुएशंस के बारे में बात करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गॉसिप्स करके। और इन्हें गॉसिप्स क्यों बोला गया? क्योंकि ह्यूमंस अपने ग्रुप में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करते थे जो कि अवेलेबल थी, वो भी करते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसे हम फिक्शन या फिर इमेजिन्ड रियलिटी बोलते हैं। इमेजिन्ड रियलिटी का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कोई चीज़ सही में दुनिया में एग्जिस्ट करती है, हमें लगता है एग्जिस्ट करती है, हमने अपने माइंड में सोच लिया कि एग्जिस्ट करती है और इसलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। ये कहानियां सुनाने के तरीके से और गॉसिप्स करने से ह्यूमंस आपस में जुड़ना शुरू हुए और उनके ग्रुप्स के साइज भी बढ़ना शुरू हो गए। उस टाइम के सोशल सेटअप में ज़्यादातर 50 या 100 इंडिविजुअल्स के ग्रुप होते थे, चाहे वो चिंपैंजीज हो या फिर होमोसेपियंस हो। लेकिन इस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन के स्टाइल से दो स्ट्रेंजर्स भी आपस में जुड़ना शुरू हो गए, और जहाँ पहले छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे जो आपस में हंटिंग करते थे, वो ग्रुप्स धीरे धीरे बहुत बड़े ग्रुप्स में इवॉल्व होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे ग्रुप्स के साइज बढ़ते रहे, लैंग्वेज भी डेवलप होती रही ताकि कॉम्प्लेक्स सोशल इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर होती रहे। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना मुश्किल होता है हिस्टोरिकली ये सब डेवलपमेंट कर पाना। इतने सारे चर्चेज बने, स्टेट्स, सिटीज, लीगल सिस्टम, बिल्डिंग्स। अगर होमोसेपियंस भी बाकी जानवरों की तरह सिर्फ वही कम्युनिकेट कर पाते जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है। आप देखिए, सोचने वाली बात है कि ये आज की डेट में भी कितना रेलेवेंट है। हजारों स्ट्रेंजर्स आपस में जुड़ते हैं और एक कंपनी में काम करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कहानी, एक कलेक्टिव इमेजिनेशन और एक कॉमन गोल पे बिलीव करते हैं। और ये कहानियाँ, इमेजिनेशन, गोल्स क्या होते हैं? लेजेंड्स, मिथ्स, गॉड, रिलीजन, कंट्री, पॉलिटिशियंस। आज की डेट में भी लोग जुड़ते हैं पॉलिटिशियंस के नाम से, रिलीजन के नाम से, गॉड के नाम से। और आप आज के टाइम में भी देख ले, ज्यादा बड़े ग्रुप सिर्फ होमोसेपियंस के ही होते हैं जो हजारों लाखों के काउंट में होते हैं। बाकी किसी भी और स्पीशीज के इतने बड़े ग्रुप्स नहीं होते। अगर इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझे, मान लीजिए आपके सामने एक बंदर है जो केला खा रहा है। आपने उस बंदर को बोला, अगर एक केला तुमने मुझे दे दिया तो मरने के बाद तुम्हें 100 केले मिलेंगे। क्या वो बंदर आपकी बात का विश्वास करेगा? लेकिन अगर ये सेम बात आपने किसी ह्यूमन को बोली तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो आपसे 3-4 सवाल एक्स्ट्रा पूछेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़ भी जाए। ये सब रिवॉल्व करता है कहानियां सुनाने के इर्द गिर्द, और फिर लोगों को कन्विंस करना कि आप विश्वास करो कि यही कहानी है और यही कहानी सच है। और ये तब से चला आ रहा है जब से कॉग्निटिव रेवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ। और ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का ही कॉन्सिक्वेंस है कि सिर्फ होमोसेपियंस ही आज की टाइम पे दुनिया पे रूल कर रहे हैं और कोई स्पीशीज नहीं कर रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि एट टाइम्स दीज गॉसिप्स कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड मिसलीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइस एज के बारे में और कैसे आइस एज के इतने ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंजेस को ह्यूमंस ने मैनेज किया, उसे सर्वाइव किया और उसमें इवॉल्व भी होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।